प्लैटिनम जुबली लगाने वाली एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने प्लैटिनम जुबली का गोल्डन जुबली सिर्फ और सिर्फ कला और रंगमंच को दिया, और रुदाली में रुला देने वाली वो अभिनेत्री, वो निर्देशिका, वो लेखिका, वो रंगमर्मज्ञ उषा गांगुली 23 अप्रैल 2020 को हमें रुलाकर चली गई। नमस्कार। जी हाँ, मैं आपका दोस्त और होस्ट खुलता आसमां, जो संस्था बयार के सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक उद्देश्यों के लिए एक डिजिटल माध्यम के रूप में आपके साथ है अपने कार्यक्रम फोर्थ हाई में। आज उषा गांगुली जी को याद कर रहा है, उनके बारे में कुछ बात कर रहा है आपसे। जोधपुर राजस्थान में उनका जन्म 1945 में हुआ और 23 अप्रैल 2020 को वो हमें छोड़कर चली गई। उषा गांगुली मूलतः बंगाली थी और वो कोलकाता में बतौर शिक्षिका भी काम करती रही, जिसका नाम था, जिस जगह पर वो पढ़ाती थी, हिंदी साहित्य। चूंकि उन्होंने हिंदी में ही पीजी भी किया था, शिक्षायतन कोलकाता में वो बतौर शिक्षिका भी काम करती रहीं और उन्होंने अपना रंगमंच भी 1970 में शुरू कर दिया। जी हाँ, यानी 1970 से 2020 पूरे 50 साल उन्होंने अपने करियर का, अपने जीवन का रंगमंच को दिया। और इकलौती ऐसी महिला रंगकर्मी बंगाल की जिन्होंने बंगाल में रंगकर्मी नाम के संस्था से हिंदी रंगमंच को स्थापित किया। ये उनका योगदान एक ऐसा क्षेत्र जहां स्थानीय मातृभाषा को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है, वहां हिंदी रंगमंच को उन्होंने स्थापित किया। और अपने इसी संघर्षशील व्यक्तित्व की वजह से उन्हें संगीत नाटक एकेडमी निर्देशक के तौर पर इंडिया नेशनल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, ये दोनों अवार्ड उन्हें संगीत नाटक एकेडमी भारत सरकार केंद्रीय और इंडियाज नेशनल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा के लिए 1998 में इन्हें ये सम्मान प्राप्त होता है। फिर बंगाल गवर्नमेंट उन्हें गुड़िया घर, जिसे हम डॉल हाउस भी कहते हैं, के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया। रुदाली तो उनकी पहचान है, कोर्ट मार्शल उनकी पहचान है, या यूं कहें कि कोर्ट मार्शल और रुदाली की पहचान ही उषा गांगुली की वजह से बननी शुरू हुई। महाश्वेता देवी की वो रचना वाकई अद्वितीय थी रुदाली, लेकिन रंगमंच में उसकी प्रस्तुति, रंगमंच में उसकी पहचान, बतौर नाटक उसकी पहचान, उसके भाव को निचोड़कर यूं बाहर लेकर के आना, जो शायद स्क्रीन मीडिया के लिए भी मुश्किल था और मुश्किल रहा। जितना भाव प्रवण नाटक में दिखता है, ये रुदाली आपको मंच पर दिखाई दे, आपके सामने आता है ये रचना जिस रूप में, स्क्रीन पर वो रुदाली उतना प्रभावपूर्ण नहीं है। नो डाउट कि रचना इतनी अच्छी है कि वो प्रभावी तो होगी ही, लेकिन जब सिनेमा और रंगमंच की बात करें तो रंगमंच में रुदाली अद्वितीय हो जाती है, सिनेमा के सामने एक बड़ी लकीर के रूप में खड़ी हो जाती है। और यहां किसी भी प्रशिक्षण से दूर, नाटक के किसी भी बड़े संस्थान के प्रशिक्षण से दूर उषा गांगुली का व्यक्तित्व एक आदम कद व्यक्तित्व बन जाता है, जिसकी लकीर न किसी ने छोटी की
और ना किसी ने उसे छोटी करने की हिम्मत की। वो अद्वितीय थी, रहीं और शायद रहेंगी भी। ऐसा ही एक अद्वितीय व्यक्तित्व और था जो हमारे बीच 29 अप्रैल 2020 को नहीं रहा। हालांकि नहीं रहा कहना गलत है, क्योंकि शरीर के तौर पर भले वो नहीं है, भौतिक रूप में हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी जो कार्य क्षमता, उसका जो कार्यशैली, उसका जो व्यक्तित्व, उसका जो इनपुट रहा सिनेमा के लिए, कला के लिए, समाज के लिए, वो हमेशा वर्तमान होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय इरफान खान साहब। इरफान खान साहब भी जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और सलाम बॉम्बे जिनकी पहली फिल्म थी, और आप में से बहुत जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि सलाम बॉम्बे में बतौर वो मेन लीड कास्ट किए गए थे। जी हाँ, मेन लीड। मैं गंगा कीचड़ में ही कमल खिलता। और दीजिए ना मालिक, मेरा बच्चा है, चाहे मारे चाहे पीटे। की कोनो बात है? लेकिन स्टारडम के मार ने, या यूं कहें कि जनता, भारत की जनता ने सिर्फ स्टार के पीछे जो क्रेजी होने की जो बीमारी है, उसने एक अच्छे अभिनेता को हीरो बनने से रोक दिया। फाइनल दिल्ली से 2 महीने का वर्कशॉप मुंबई में आकर के उन्होंने सलाम बॉम्बे के लिए किया, लेकिन उन्हें अचानक से पता चलता है कि वो तो उस फिल्म के हिस्से ही नहीं है और कोई स्टार उस फिल्म का मेन लीड हो गया है, और अब वो इस फिल्म में एक छोटे से क्लर्क की भूमिका कर रहे हैं। और इस तरह से सलाम बॉम्बे उनके हाथ से खिसक जाती। फिर उनकी जिंदगी में एक संघर्ष का दौर शुरू होता है और वो अपने बॉलीवुड में स्थान बनाने से पहले हॉलीवुड में स्थान बनाते हैं, हॉलीवुड की फिल्म करते हैं। उनकी जिंदगी का एक बड़ा ही और ही रोचक एक तथ्य है कि वो भी कोई थिएटर नहीं करते, उनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो एनएसडी में एक फेक डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर एक झूठी बात रख करके और वो एनएसडी पास कर जाते हैं। ये समझने वाली बात है कि विदाउट एनी एक्सपीरियंस अभिनेता ही पैदा हुए थे इरफान खान। शायद यही वजह थी कि बिना किसी एक्सपीरियंस के वो एनएसडी में उनका एंट्रेंस हो जाता है। डेफिनेटली वहां के टेक्निकल पढ़ाइयों को लेकर के वो अपने बैच के सबसे कमजोर स्टूडेंट रहते हैं, जो 3rd ईयर में जाकर के स्टार एक्टर के रूप में उभर करके आते हैं। ये उनके अंदर दबी हुई कहीं चीज थी, जो सबसे मुखर और प्रखर व्यक्तित्व था इनका अभिनय का, जिसे राम गोपाल वर्मा ने भी एक्टर मानने से मना कर दिया था। उनके रंग भेद को उन्होंने हाईलाइट करते हुए और मिलने से मना कर दिया था। उस इरफान खान को उनके जूनियर, एनएसडी के जूनियर तिग्मांशु धुलिया अपनी फिल्म हासिल में लेते हैं, और फिर जो उनकी यात्रा शुरू होती है तो मकबूल, लंच बॉक्स, हिंदी मीडियम, और उसके बाद एक ऐसा दौर आता है जब उनके ब्रेन में ट्यूमर होता है और एक बहुत ही रेयर कैंसर उनमें पाया जाता है, जो बहुत ही रेयर लोगों को होता है। शायद वो रेयर अभिनेता भी थे। उससे जूझते हैं
और उनके अभिनय की दाद इस बात से दी जानी चाहिए कि उनकी जो आखिरी फिल्म इंग्लिश मीडियम थी, उसके जो प्रोड्यूसर थे, उसके जो डायरेक्टर थे, उनका कहना था कि नहीं, इरफान आएगा तभी वो फिल्म करेंगे, और उनका इंतजार किया उन्होंने, और इरफान आए, फिल्म की और फिल्म बनी। और आपके सामने हुई। अलग बात है कि लॉकडाउन में वो फिल्म हमारे बीच नहीं पहुंच पाई उस तरीके से, और अब OTT पर वो उपलब्ध है। इस यात्रा में ऐसे व्यक्तित्व को देखने के बाद हमारे अंदर संघर्ष की क्षमता और बढ़ जाती है, और हम उन्हें दुखी तो उनके जाने से होते हैं, लेकिन एक ताकत मिलती है और उन्हें हम सलाम करते हैं, और हमेशा उन्हें अपने अंदर पाते हैं। हम खुलता आसमां, जो संस्था बयार की सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्य का डिजिटल माध्यम है, उसके कार्यक्रम फोर्थाई में उन उषा गांगुली और इरफान खान को तहे दिल से सलाम करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनके आशीर्वाद के आकांक्षी बने रहने की इच्छा रखते हैं। नमस्कार।